दोस्तों, कल्पना कीजिए, रूस से निकलने वाला माल हजारों किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ नए रेल और मल्टी मोडल नेटवर्क के जरिए भारत तक पहुंच रहा है। समुद्र के लंबे रास्तों पर निर्भरता कम हो रही है। मध्य एशिया के बाजार भारत के लिए खुल रहे हैं और भारत की पहुंच यूरेशिया के आर्थिक नक्शे पर लगातार मजबूत होती जा रही है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक वास्तविक रणनीतिक सोच काम कर रही है। भारत और रूस के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC इसी बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। दोस्तों, यहाँ एक बात शुरुआत में ही साफ कर देना जरूरी है। अभी रूस से पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए भारत आने वाली कोई नियमित सीधी ट्रेन सेवा शुरू नहीं हुई है, लेकिन भारत, रूस, ईरान और मध्य एशिया को जोड़ने वाले वैकल्पिक रेल, सड़क और समुद्री नेटवर्क को विकसित करने की कोशिश लगातार आगे बढ़ रही है। और अगर यह नेटवर्क पूरी क्षमता से काम करने लगा तो इसका असर सिर्फ भारत और रूस के व्यापार पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे यूरेशियन व्यापार की दिशा बदल सकती है। यही वजह है कि आज की कहानी किसी एक ट्रेन की नहीं, बल्कि उस रणनीतिक कनेक्टिविटी की है जो आने वाले वर्षों में भारत को यूरोप, रूस और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना सकती है। अब दोस्तों, जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए। रूस दुनिया के सबसे बड़े संसाधन संपन्न देशों में से एक है। उसके पास तेल, गैस, कोयला, धातुएं, उर्वरक और कई प्रकार के औद्योगिक संसाधनों की विशाल क्षमता है। दूसरी तरफ भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसे ऊर्जा, कच्चे माल, मशीनरी और औद्योगिक इनपुट की लगातार जरूरत है। इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए सिर्फ सामान खरीदना और बेचना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि उसके लिए तेज, सुरक्षित और विविध परिवहन मार्ग भी मौजूद हों। यही कारण है कि INSTC इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। ये कोई एक सीधी रेलवे लाइन नहीं है, बल्कि रेल, सड़क और समुद्री मार्गों को जोड़ने वाला एक मल्टी मोडल नेटवर्क है। इसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच माल की आवाजाही को पारंपरिक समुद्री मार्गों की तुलना में अधिक कुशल बनाने के विकल्प तैयार करना है। रूस से माल कैस्पियन क्षेत्र की ओर आ सकता है, वहां से ईरान के नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ सकता है और फिर भारत के पश्चिमी तट तक पहुंच सकता है। यानी एक ही नेटवर्क कई देशों की परिवहन क्षमता को जोड़ता है। और दोस्तों, आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी ताकत है, विकल्प। अगर आपके पास सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता है और उस रास्ते में संकट आ गया, तो आपकी पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास समुद्र के साथ साथ रेल और सड़क के वैकल्पिक रास्ते भी मौजूद हों, तो किसी एक संकट का असर कम किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया ने यही देखा। पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके बाद रूस के लिए एशियाई बाजारों का महत्व और बढ़ गया। भारत और रूस के बीच ऊर्जा और व्यापारिक संबंध भी महत्वपूर्ण बने रहे। लेकिन व्यापार बढ़ने के साथ सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। माल को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया कैसे जाए? यहीं से वैकल्पिक कॉरिडोर्स की अहमियत बढ़ जाती है। अगर भारत और रूस के बीच ज्यादा कुशल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार होता है, तो दोनों देशों के व्यापार को लंबे समय में ज्यादा रेजिलियंस मिल सकती है। अब सवाल उठता है, क्या इससे अमेरिका की ताकत खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अमेरिका की ताकत केवल समुद्री रास्तों पर आधारित नहीं है। उसकी आर्थिक शक्ति, डॉलर, तकनीक, सैन्य क्षमता और वैश्विक गठबंधन नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसलिए किसी एक रेलवे या व्यापारिक कॉरिडोर को अमेरिका के अंत की शुरुआत कहना सही नहीं होगा। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर कई देश वैकल्पिक ट्रेड रूट्स विकसित करते हैं, तो ग्लोबल सप्लाई चेन ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो सकती हैं। यानी किसी एक समुद्री मार्ग, बंदरगाह या वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता कम करने के विकल्प बढ़ेंगे। यही इस पूरे प्रोजेक्ट का रणनीतिक महत्व है। अब जरा भारत के नजरिए से देखिए। भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है सेंट्रल एशिया तक सीधी भूमि पहुंच। पाकिस्तान के साथ राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों के कारण भारत के लिए उस दिशा में सीधे व्यापारिक रास्ते सीमित रहे हैं। ऐसे में ईरान के जरिए कनेक्टिविटी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चबाहार पोर्ट और INSTC जैसे प्रयास भारत को सेंट्रल एशिया और आगे यूरेशिया तक पहुंच के विकल्प देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि रातों रात पूरा व्यापार इस रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टम्स, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक सिस्टम्स मजबूत होते हैं, तो इस रूट की उपयोगिता काफी बढ़ सकती है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ रूस से माल लाने में नहीं है। असली फायदा यह है कि भारत सेंट्रल एशिया के विशाल बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकता है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और दूसरे देशों में ऊर्जा, खनिज, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर मार्केट से जुड़े अवसर मौजूद हैं। अगर भारतीय कंपनियों के लिए इन बाजारों तक माल भेजना आसान और तेज होता है, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के निर्यात को फायदा मिल सकता है।
दूसरी तरफ भारत को इन देशों से ऊर्जा और कच्चे माल की सप्लाई के नए विकल्प मिल सकते हैं। यानी दोस्तों, यह सिर्फ इंडिया रशिया कॉरिडोर नहीं है, ये भारत को पूरे यूरेशियन इकोनॉमिक नेटवर्क से जोड़ने की क्षमता रखने वाला सिस्टम है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। क्या इससे भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा? यहाँ हमें वास्तविकता समझनी होगी। अगर रूस से आने वाले सामान और ऊर्जा की ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी बढ़ती है तो सप्लाई चेन कॉस्ट कम होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अचानक आधी हो जाएगी। फ्यूल प्राइसेस पर क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, रिफाइनिंग कॉस्ट, फ्रेट, टैक्सेस, करेंसी एक्सचेंज रेट और कई दूसरे फैक्टर्स का असर होता है। इसलिए किसी एक रेलवे कॉरिडोर को पेट्रोल की कीमत गिरने की गारंटी बताना सही नहीं होगा। लेकिन बेहतर लॉजिस्टिक्स से उद्योगों और व्यापार को इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जरूर मिल सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसका असर संभावित रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत दुनिया के बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट्स में शामिल है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। अगर यूरेशियन रीजन से मेटल्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स और मशीनरी की सप्लाई ज्यादा एफिशिएंट होती है तो भारतीय कंपनियों को सोर्सिंग के नए विकल्प मिल सकते हैं। इससे सप्लाई चेन मजबूत हो सकती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है। लेकिन यह बदलाव भी धीरे धीरे आएगा। सिर्फ एक कॉरिडोर शुरू होने से कारों की कीमत अचानक आधी नहीं हो जाएगी। असली फायदा तब होगा जब ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कस्टम्स और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एक साथ बेहतर होगा। अब दोस्तों, भारतीय रेलवे के लिए इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए। भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का उद्देश्य मालगाड़ियों को ज्यादा तेज और कुशल बनाना है। अगर देश के घरेलू फ्रेट नेटवर्क को इंटरनेशनल कॉरिडोर्स और पोर्ट्स के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जाता है तो भारत की लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में बड़ा सुधार हो सकता है। सोचिए, किसी विदेशी बंदरगाह पर पहुंचा माल बिना अनावश्यक देरी के डेडिकेटेड फ्रेट नेटवर्क के जरिए देश के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तक पहुंच जाए। इसके साथ वेयरहाउसेस, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, कोल्ड चेन्स, कस्टम्स फैसिलिटीज और डिजिटल ट्रैकिंग जुड़ जाएं तो पूरा इकोसिस्टम बदल सकता है। यानी भविष्य की रेलवे सिर्फ पैसेंजर ट्रेन चलाने वाली व्यवस्था नहीं होगी, वह नेशनल सप्लाई चेन की बैकबोन बन सकती है। और दोस्तों, यहीं रोजगार का बड़ा अवसर भी पैदा होता है। जब कोई बड़ा लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर विकसित होता है तो सिर्फ रेलवे में ही काम नहीं बढ़ता। पोर्ट्स, ट्रकिंग, वेयरहाउसेस, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन और कई एंसिलरी सेक्टर्स में भी रोजगार पैदा हो सकता है। एक अच्छी ट्रांसपोर्ट लाइन अपने साथ पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम लेकर आती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का असर सिर्फ उस सड़क या रेलवे लाइन तक सीमित नहीं रहता। अब बात चीन की। चीन पहले से ही यूरेशिया में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी भूमिका बढ़ा चुका है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी बनाए। भारत का लक्ष्य चीन या अमेरिका को खत्म करना नहीं होना चाहिए। भारत का लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसकी इकोनॉमी किसी एक देश या एक रूट पर निर्भर न रहे। यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। भारत एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार करता है, दूसरी तरफ रूस के साथ एनर्जी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन रखता है, गल्फ देशों के साथ संबंध मजबूत करता है और सेंट्रल एशिया तथा ईरान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाता है। यही मल्टी अलाइनमेंट भारत को अलग पहचान देता है। अब सवाल आता है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत रूस की सीधी रेल कनेक्टिविटी संभव है? सैद्धांतिक रूप से किसी भी क्षेत्र में कनेक्टिविटी की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह रास्ता बेहद जटिल है। भारत पाकिस्तान के राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों में लंबे समय से तनाव है। अफगानिस्तान में भी सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए आज के समय में भारत के लिए ईरान आधारित रूट ज्यादा व्यावहारिक विकल्पों में से एक है। यही कारण है कि वास्तविक परियोजनाओं को समझते समय हमें सेंसेशनल क्लेम्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच अंतर रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। आज जो रूट मुश्किल है वह भविष्य में किसी नए राजनीतिक या आर्थिक समझौते के बाद बदल सकता है। देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार पार्टनरशिप्स बनाते हैं। व्यापार कई बार उन देशों को भी बातचीत की मेज पर ला सकता है जिनके राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं होते। इसलिए आने वाले दशकों में यूरेशियन कनेक्टिविटी का नक्शा आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज समझिए। आज के समय में ताकत सिर्फ मिसाइलों, टैंकों और युद्धपोतों से तय नहीं होती। ताकत यह भी तय करती है कि किसी देश के पास कितने व्यापारिक रास्ते हैं, उसकी सप्लाई चेन कितनी मजबूत है और संकट आने पर उसके पास कितने ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। अगर समुद्र में संकट है तो जमीन का विकल्प होना चाहिए। अगर किसी एक बंदरगाह पर समस्या है तो दूसरे गेटवेज मौजूद होने चाहिए। अगर किसी एक देश से व्यापार प्रभावित होता है तो दूसरे मार्केट्स तक पहुंच होनी चाहिए। और अगर एक पेमेंट सिस्टम बाधित होता है तो ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट मैकेनिज्म्स होने चाहिए। यही 21वीं सदी की इकोनॉमिक सिक्योरिटी है।
और भारत इसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पोर्ट्स का विस्तार, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाईवेज, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, चाबहार कनेक्टिविटी और INSTC जैसे इंटरनेशनल नेटवर्क्स मिलकर भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम बना सकते हैं। अगर आने वाले वर्षों में इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क में जोड़ा जाता है तो भारत की जियोग्राफिक लोकेशन उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बन सकती है। जरा कल्पना कीजिए, भारत का पश्चिमी तट यूरेशियन ट्रेड का बड़ा गेटवे बन जाए, रूस और सेंट्रल एशिया से आने वाला माल पोर्ट्स तक पहुंचे और वहां से भारतीय फ्रेट कॉरिडोर्स के जरिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे इंडस्ट्रियल हब्स तक तेजी से जाए। इसी नेटवर्क के जरिए भारतीय प्रोडक्ट्स भी सेंट्रल एशिया, रशिया और आगे यूरोपियन मार्केट्स तक पहुंचे। तब भारत सिर्फ एक विशाल कंज्यूमर मार्केट नहीं रहेगा, वह मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स का बड़ा ग्लोबल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों, भारत रूस की बढ़ती रेल और मल्टीमोडल कनेक्टिविटी को सिर्फ एक ट्रेन की कहानी समझना बहुत छोटी तस्वीर होगी। असली कहानी है भारत को यूरेशिया से जोड़ने की। असली कहानी है ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बनाने की। असली कहानी है ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करने की। और असली कहानी है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करने की। हो सकता है आने वाले समय में रूस से भारत तक एक ही ट्रेन सीधे न आए। हो सकता है इस पूरे नेटवर्क में कई बार माल को रेल से सड़क और सड़क से समुद्री जहाज में ट्रांसफर करना पड़े। लेकिन अगर यह पूरा सिस्टम एफिशिएंट हो गया तो जरूरी नहीं कि एक ही ट्रेन पूरी दूरी तय करे। असली जीत तब होगी जब हजारों किलोमीटर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एक सिंगल सप्लाई चेन की तरह काम करने लगे। यही मॉडर्न लॉजिस्टिक्स की ताकत है। और जिस दिन भारत के पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज, वेयरहाउसेज और इंटरनेशनल कॉरिडोर्स एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करने लगेंगे, उस दिन भारत की आर्थिक क्षमता को नई रफ्तार मिल सकती है। उस दिन भारत सिर्फ दुनिया का बाजार नहीं होगा, भारत दुनिया की सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अब दोस्तों, आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसे इंटरनेशनल रेल और मल्टीमोडल कॉरिडोर्स पर और ज्यादा निवेश करना चाहिए? क्या आने वाले वर्षों में लैंड बेस्ड ट्रेड रूट्स समुद्री रास्तों का मजबूत विकल्प बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी और मजबूत करनी चाहिए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि खबर के पीछे छिपी रणनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। और अंत में दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आज की दुनिया में सिर्फ सीमाएं देश की ताकत तय नहीं करती। सड़कें, रेलवे लाइनें, बंदरगाह, सप्लाई चेन्स और ट्रेड कॉरिडोर्स भी दुनिया की शक्ति संतुलन को बदलते हैं। भारत और रूस के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी इसी बड़े बदलाव का हिस्सा है। ये किसी एक ट्रेन की कहानी नहीं, ये उस भविष्य की कहानी है जिसमें भारत अपने लिए ज्यादा रास्ते, ज्यादा बाजार और ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस तैयार कर रहा है। और अगर यह नेटवर्क आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता हासिल करता है तो यूरेशिया के नक्शे पर भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत की पटरियां सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ेंगी, ये बाजारों को जोड़ेंगी, देशों को जोड़ेंगी और भारत की नई आर्थिक शक्ति को दुनिया तक पहुंचाएंगी। जय हिंद।